नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के कुछ मंदिरों में सोमवार सुबह 5 बजे कुछ मंदिरों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा और भजन बजाए गए। इसका आह्वान श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने किया था। पुलिस का दावा है कि उसने कुछ स्थानों पर श्रीराम सेना के लोगों को मंदिर जाते हुए हिरासत में भी लिया। श्रीराम सेना ने कहा कि उसने ये कदम मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ उठाया है। मुसलमानों को मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाना ही होगा। श्रीराम सेना ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार की निष्क्रियता की वजह से मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। श्रीराम सेना समेत कई हिंदू संगठनों ने सोमवार सुबह 5 बजे हनुमान चालीसा अभियान शुरू करने की धमकी दी थी। सोमवार सुबह 5 बजे हिंदू भक्ति गीत बजाने के लिए मैसूर के हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुए लोगों के समूह में सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक भी थे। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी का पूरा दस्ता पहुंच चुका है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। हालात को संभालने के लिए भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग के अलावा ओखला, जैतपुर, मदनपुर खादर आदि इलाकों में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जाने की बात कही गई है। बता दें कि शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ जोरदार आंदोलन चला था और तब इसकी गूंज देश भर में हुई थी। शाहीन बाग में लोग बुलडोजर के आगे बैठकर इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में भीम आर्मी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, लेकिन पुलिस लोगों को बुलडोजर के आगे से हटा रही है। इस दौरान ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में कोई अतिक्रमण नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद में जहां सर्वे को लेकर विवाद जारी है, इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के सीलबंद दरवाजों को खोलने का निर्देश दिया जाए ताकि ताजमहल से संबंधित इतिहास को लेकर विवाद को खत्म किया जा सके। दायर की गई याचिका में इसको लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग की गई है, जिससे वास्तविक इतिहास का अध्ययन किया जा सके और विवाद को खत्म किया जा सके। दायर याचिका में कहा गया है कि कुछ समूहों ने दावा किया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे तेजो महल के नाम से जाना जाता था और ये कई इतिहासकारों द्वारा भी समर्थित है। याचिका में ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल ज्योतिर्लिंग की तरह दिखाई देता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान से आए हिंदुओं के वापस लौटने को लेकर मोदी सरकार को घेरा है और इसको शर्म की बात बताया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार के लिए यह कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकार लगभग 800 लोग जो भारतीय नागरिक बनने की उम्मीद में भारत आए थे, उन्हें मोदी सरकार की सीएए को लेकर नहीं की गई कार्रवाई से धोखा मिला है और वे नाउम्मीदी के कारण वापस पाकिस्तान चले गए। बता दें, सोमवार को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि भारत की नागरिकता पाने की उम्मीद से राजस्थान में रह रहे करीब 800 लोग पाकिस्तानी हिंदू साल 2021 में पाकिस्तान वापस लौट गए। कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। दरअसल सोमवार सुबह रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 51 पैसे गिरकर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। उस समय डॉलर की कीमत 77.41 रुपये तक पहुंच गई थी। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि भारत के इतिहास में आज रुपया आईसीयू में है। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज करते हुए लिखा कि रुपया मार्गदर्शक मंडल की उम्र कब का पार कर चुका है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि एनपीए 75 साल में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक बेरोजगारी है, महंगाई की मार ने कमर तोड़ दी है, सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल है, मोदी है तो मुमकिन है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा भवन पर खालिस्तानी झंडे लगाए जाने और नारे लिखने का मामला सामने आने के बाद राज्य में रविवार रात से सुरक्षा बढ़ा दी गई। अंतर्राज्यीय सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। होटलों जैसी जगहों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। दरअसल इतनी चौकसी इसलिए की जा रही है कि विधानसभा भवन के बाहर जो नारे लिखे थे उसके साथ ही खालिस्तान जनमत संग्रह का आह्वान किया गया था। रिपोर्ट है कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे ने घोषणा की है कि वह 6 जून को हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान जनमत संग्रह कराएगा। हिमाचल में खालिस्तान का यह मुद्दा सामने आने पर रविवार देर रात को सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार डीजीपी ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, बम निरोधक दस्ता और क्विक रिएक्शन टीम को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। इन्हें बस स्टेशनों, टाउन, सरकारी इमारतों और राष्ट्रीय इमारतों की सुरक्षा पुख्ता करने का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा कि आज भाजपा और आरएसएस जिस तरह से राम को देखते हैं और जो एजेंडा तय कर रहे हैं, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक आक्रामक योद्धा के रूप में बदल दिया है।
उन्हें रैम्बो बना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान नम्रता, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं। यदि आप हनुमान के पुराने चित्रों को देखें तो वे भक्ति भाव में ध्यान मुद्रा में हैं, लेकिन आज उनके पोस्टर को क्रोधी और आक्रामक तरीके से दिखाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अप्रैल में पूरे भारत से सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आईं। उन्होंने कहा कि इसमें असहमति के लिए कोई जगह नहीं है। रांची हवाई अड्डे पर दिव्यांग बच्चों को इंडिगो की फ्लाइट में जाने से रोकने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन रिपोर्टों के बाद उचित कार्रवाई का वादा किया है। नगर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने भी इंडिगो से रिपोर्ट मांगी है। सिंधिया ने कहा कि एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने शिकायत करने वाले एक ट्वीट के जवाब में कहा, इस तरह के व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। किसी भी इंसान को इससे नहीं गुजरना चाहिए। खुद मामले की जांच कर रहा हूं, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आज जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ले ली। उनकी शपथ के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की सभी रिक्तियां भर गई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट पूरे 34 जजों की क्षमता के साथ काम करेगा। बता दें, केंद्र ने 4 मई को गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाई कोर्ट के जज जमशेद बुरजोर परतीवाला को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। इससे पहले 5 मई को ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन दोनों जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार की ओर से इन दोनों जजों की नियुक्ति को लेकर काफ़ी तेज़ी दिखाई गई और 2 दिन के भीतर ही नाम पर मोहर लगा दी गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने सिफारिशें की थीं। रूस और यूक्रेन के बीच 75 दिनों से जंग जारी है। इस बीच मॉस्को में आज रूस 77वां विजय दिवस मना रहा है। ये वो तारीख है जब द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ी जर्मनी पर जीत हासिल की गई थी। रूसी इस युद्ध को ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर के रूप में याद करते हैं। इस साल का ये विजय दिवस और अहम है क्योंकि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विजय दिवस के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के हमले को सही ठहराते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन में बिल्कुल अस्वीकार्य खतरे का सामना कर रहा था। पुतिन ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए लड़ रही है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूस के हस्तक्षेप की ज़रूरत थी क्योंकि पश्चिम क्रीमिया सहित हमारी ज़मीन पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। पूर्वी यूक्रेन में रूस के हमले का शिकार एक स्कूल हो गया जिसमें गांव के लोगों ने शरण ले रखी थी। रूसी धमाके में 60 लोगों की मौत की आशंका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये जानकारी दी। इससे पहले लोहांस्क क्षेत्र के गवर्नर सेरेई हैदई ने कहा था कि बिलोहोरिवका में 90 लोग एक इमारत में शरण लिए हुए थे धमाके के बाद, जिनमें से सिर्फ 30 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। हैदई ने कहा कि शनिवार को एक रूसी विमान ने इमारत पर बम गिराया था। हालांकि रूस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।